हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, राइट। और हमारी सीरीज भी बहुत अच्छी चल रही है एमसीक्यूज की। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप एमसीक्यूज की सीरीज ऑन द टॉपिक प्रेसिडेंट, राइट। और ये प्रेसिडेंट का, ये इस टॉपिक का पहला पार्ट है, पार्ट 1। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, वन इज असर्शन, अदर इज रीजन, राइट। और उसके बाद हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। ओके, तो देखते हैं। एक मिनट। ओके, गला सूख गया था थोड़ा, अब ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश किंग। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश किंग। कैसे डिफरेंट है? ब्रिटिश किंग, द पोस्ट ऑफ ब्रिटिश किंग इज हेरिडिटरी, राइट। राजा का बेटा राजा होगा, हेरिडिटरी, राइट। ये ब्लड लाइन पे चल रहा है। और इंडियन प्रेसिडेंट की पोस्ट हेरिडिटरी होती है? नो, वी ऑल नो ही इज इलेक्टेड, राइट। तो ये तो सही है। ये असर्शन है। उसका रीजन क्या है? ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। नो, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज नॉट सिमिलर टू अमेरिका। इनफैक्ट इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट सेरिमोनियल हेड या नॉमिनल हेड होता है, राइट। और रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वेयर एज इन अमेरिका वी हैव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहां पे प्रेसिडेंट रियल हेड होता है, राइट, नॉमिनल हेड नहीं है। सारी the post of American president is much more powerful than Indian president, right? So reason is wrong. अब देखिए इसमें से सही क्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नो। इनफैक्ट आर गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जैसा कि हमने देखा, assertion सही है, रीजन गलत है। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। गिवन, ये भी assertion रीजन का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, assertion एंड रीजन। assertion क्या है? द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। भाई आर्टिकल 53 क्या बोलता है? All the executive power of union is vested in the president, right? So A is right. The union executive is headed by the president of India. R क्या है? There is no limitation on the power of president. In fact ये गलत है, right? देखो, आर्टिकल 53 पढ़ के तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें आगे क्या लिखा है? ही एक्सरसाइज दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। तो वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे अपनी पावर को एंजॉय करता है। इनफैक्ट द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन हिम, राइट। तो ये गलत है।
अब इसमें से देखें क्या सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, नो, यहां भी ऑप्शन सी ही सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, राइट? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? कौन एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का इन इंडिया? ऑब्वियसली राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया, आर्टिकल 53 क्या बोलता है? ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? सो एग्जीक्यूटिव हेड, वैसे ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑन पेपर ही है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये नॉमिनल हेड होता है और रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, राइट? बट ऑन पेपर ही सही, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनली हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड? प्रेसिडेंट, राइट? सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज according to the constitution of India, the executive power of the union shall be vested in the, अभी कई बार मैं डिस्कस कर चुका, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, राइट? सो इट्स प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें नीचे कोड भी बना दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, प्राइम मिनिस्टर ये तो है नहीं, सो कोड पहला ही सही है, ओनली वन, only two, both 1 and 2, neither 1 and 2, so here right answer is A, only one, right? Next question on your screen is this: he represents the nation but does not lead nation. This dictum applies to whom of the following, right? Very interesting. वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन लीड नहीं करता, ये किसके ऊपर अप्लाई करता है इनमें से? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है, ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, ये इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली इट इज एप्लीकेबल ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, राइट? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो एक नॉमिनल हेड होगा और एक रियल हेड होगा। जो नॉमिनल हेड होगा उसके पास नॉमिनल पावर होगी, राइट? मतलब वो रियल पावर नहीं एंजॉय कर रहा होगा। ऑन पेपर तो सबसे ज्यादा पावरफुल वही है, बट रियल पावर किसके पास होगी? रियल हेड के पास। और इंडिया में नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, राइट? तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर सुटेबल है कि ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, राइट? इट इज सुटेबल फॉर द प्रेसिडेंट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो ए क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। यस, दिस इज राइट, इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है। कभी आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग की है? कभी पब्लिक वोट करती है? नो, राइट? सो इलेक्शन इज इनडायरेक्ट, राइट? ही इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। यस, ये तो सही है, कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ओके, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। यस, ये भी सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ above statement, select the correct answer. A is true but R is false. R is false. No, both the statement is true.
ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी इज द राइट आंसर। दोनों सही है और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन है? क्योंकि सीधे पब्लिक वोट नहीं करती है, राइट? कौन वोट करता है? हमारे बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं। एंड हु आर द रिप्रेजेंटेटिव? MPs and MLAs, right? So all the elected MPs of both the houses and elected MLAs, legislative assembly, member of legislative assembly, right? From all the state. तो सीधे पब्लिक वोट नहीं कर रही है, हमारे बिहाफ पर ये लोग वोट कर रहे हैं, MPs and MLAs, hence indirect election, right? So both the statement are true and R is explaining the A. Right answer is option C. Next question on your screen is the electoral college of president consist of। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा, वही रिपीटिशन है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इतनी बार मैं आपको करवा दूंगा यहाँ पे कि आपको ये क्वेश्चन करते करते ही वो चैप्टर आपका तैयार हो जाए, राइट? तो elected member of both the house of the parliament, yes, this is true. Elected member of both the house of state legislature, no. अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और केवल 6 स्टेट ही ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है एज ऑफ नाउ, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इट इज नॉट करेक्ट। थर्ड क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, यस, दिस इज ट्रू। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, यस, ये भी सही है। तो केवल 2 नहीं सही है, सेकंड स्टेटमेंट नहीं सही है। 1, 3 एंड 4 आर ट्रू। ये ऑप्शन है कहीं? यस, ऑप्शन डी, 1, 3 एंड 4 आर राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Okay. Next question on your screen is question number 8. Who among the following are not included in the electoral college? ये भी electoral college से related question है। Electoral college for the election of the president of India. ये जो 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाई जाती है, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है, राइट? ये हमको बताना है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउसेस ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यस, दिस इज ट्रू। मतलब हमने डिस्कस किया इससे पहले क्वेश्चन में, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सो हाउस ऑफ पीपल ऑब्वियसली, यस। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यस। लोकसभा राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर। लोकसभा में तो अब केवल इलेक्टेड मेंबर होते ही हैं, राइट? और राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो वोटर नहीं होते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं होते, राइट? उसके उनको छोड़ दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दोस 12 नॉमिनेटेड मेंबर, ऑल अदर मेंबर ऑफ राज्यसभा आर द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट? So second is also true. Elected member of the legislative assemblies of the state, yes. और ये मैंने आपको पहले ही बताया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, नो। सो हमें बताना क्या है? नॉट इंक्लूडेड, राइट? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ, यहां कुछ विच वन ऑफ दी, यहां पे कुछ मिसिंग है, कुछ टाइपिंग एरर है, खैर समझ में आ जाएगा हमें। विच वन ऑफ दी इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इनफैक्ट वो लिखा होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन।
पहले स्टेटमेंट तो दिखे, यस। तो ये चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में करेक्ट नहीं है, राइट? जो उसका इलेक्शन का प्रोसीजर है, इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, राइट? ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट कब चुन लिया जाना चाहिए? जब पहले, इनफैक्ट जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होता है, जिसका टेन्योर पूरा हो रहा है, वो पूरा होने के लगभग 2 महीना पहले से प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, राइट? और उनका टेन्योर पूरा होने से पहले नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हो भी जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें क्या बताना? नॉट करेक्ट। ओके, द प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, राइट? ये भी सही है। ऑन द expiration of his term, he continues to hold office until his successor enters upon his office. ऑप्शन डी देखते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन मे बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। ये गलत है, राइट? ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट। मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट वहां पे कभी वैक्यूम नहीं हो सकता, राइट? कोई ना कोई तो वहां पे रहेगा। तो on the expiration of his term, he continues to hold office until his successor enters upon his office, right? This is true. अदरवाइज तो ऐसा होता नहीं है। जब प्रेसिडेंट का, अगर नॉर्मल प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो रही है, राइट, मतलब नॉट अदरवाइज, अगर नॉर्मली उसका टेन्योर खत्म होने की वजह से वैकेंट हो रही है, तो उसके जो टेन्योर खत्म होने से पहले एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर राइट। ऑप्शन डी गलत है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इस ग्राउंड पे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है। इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट होने का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि किसी सीट पर, जैसे एमपी या एमएलए, ये वोटर होते हैं। अब कोई लोकसभा सीट हो या किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई सीट हो, वो किसी वजह से वैकेंट हो, मतलब जो वहां पे मेंबर हो, जो एमपी या एमएलए हो, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई हो, राइट? ये भी हो सकता है, या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। इस वजह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होगा, ना ही उसे चैलेंज किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी हियर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमें ये बताना ना क्या नहीं सही है। सो डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, the chief minister of the state in India is not eligible to vote in the presidential election. जो चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट का, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इफ, क्यों नहीं होगा? ही इज द कैंडिडेट। नो, इससे कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट भी है तो खुद को भी वोट, भाई एज एमएलए वोटर तो होगा ना वो। ही इज, जैसे आप अगर एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं, मान लो कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोटर हैं, आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप खुद वोटर भी तो हैं, तो आप वोट भी दे सकते हैं। He is yet to prove his majority on the floor of the lower house of the state legislative assembly. इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये भी गलत है। एमएलए तो फिर भी रहेगा ना, वो सीएम है उस या नहीं है, हाउ मेजॉरिटी प्रूफ करनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो एज ए सीएम नहीं वोट कर रहा है, एज एमएलए वोट करता है। He is a member of upper house of the state legislature. Yes, this is the right answer. अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से आ रहा है, अपर हाउस से, राइट, तो वो सीएम तो बन सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? केवल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, राइट? सो इस कंडीशन में वो वोट नहीं दे सकता। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question on your screen is, with reference to the election of the President of India, consider the following statement. The value of the vote of each MLA varies from state to state. Yes, this is true. हर MLA, हर स्टेट के MLA के वोट की वैल्यू
क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तो होता नहीं है, वन वोट वन वैल्यू, ये तो होता नहीं है, एवरी वोट काउंटेड एज वन, नो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। तो एवरी वोट रिप्रेजेंटिंग अ सर्टेन प्रपोर्शन, और हर स्टेट के एमएलए की वोट वेरी करती है, वो सेम नहीं होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी, एक्चुअली ये फर्स्ट कैसे हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन divided by total elected MLAs of state, right? So total population of the state upon total elected MLAs of that state divided by 1000, right? अब ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, हर स्टेट में सेम तो होगा नहीं, राइट। सो ये जो एमएलए के वोट की वैल्यू है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, the value of vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of vote of MP of Rajya Sabha। एक होता है गलत, एक होता है सरासर गलत, ये सरासर गलत है। चाहे लोकसभा का एमपी हो चाहे राज्यसभा का एमपी हो, दोनों की वोट की वैल्यू इक्वल होती है, राइट। सो एमपी की वोट की वैल्यू इक्वल होती है। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से सही कौन सा है, वन ओनली, राइट, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। So here right answer is option A. Next देखते हैं, which of the following is not an essential qualification for the candidature of president? प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट बनने के लिए इनमें से क्या क्वालिफिकेशन नहीं है, कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ 35 ईयर, ये तो है, राइट, 35 साल की एज होनी चाहिए। ये नहीं है, कहीं भी एजुकेशन की बात नहीं की गई है, राइट। क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ये भी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये भी है। तो ए सी एंड डी ये तो क्वालिफिकेशन है, एजुकेटेड होना चाहिए, इस ऐसी कोई बात नहीं की गई है। इनफैक्ट एक प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन ली ही नहीं, वो 10th पास भी नहीं थी, राइट। तो कभी वो जो फॉर्मल स्कूल एजुकेशन होता है वो उन्हें मिला नहीं, और वो होम मिनिस्टर भी रहे और भी पोस्ट पे रहे, और फाइनली वो प्रेसिडेंट बने, और वो जिस भी पोस्ट पे रहे उन्होंने रिमार्केबल काम किया, इवन एज द प्रेसिडेंट, राइट। सो ये जो है एजुकेशन, एजुकेटेड होना चाहिए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a member of parliament or a state legislature can be elected as the president। पार्लियामेंट का मेंबर या एमएलए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है, यस हो सकता है, बट ये बट क्यों लगाया है देखते हैं। ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बिफोर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप एमपी या एमएलए हैं और आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन उसके लिए नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको पहले रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, राइट, यू कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। He will have to relinquish his seat within 6 months of his election, नहीं, he will have to relinquish his seat as soon as he elected, yes, C is the right answer। जब वो अपने ऑफिस में एंटर करेगा, एमपी या एमएलए अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, as soon as he entering upon his office his seat is deemed to be vacant, उसकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी, राइट। इलेक्शन लड़ने के लिए उसे रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम?
री इलेक्शन की बात हो रही है, क्या इंडियन प्रेसिडेंट, जैसे मान लो कोई प्रेसिडेंट है, उसका टेन्योर पूरा हो जाए, 5 ईयर की ड्यूरेशन उसने पूरी कर ली, क्या वो वापस से री इलेक्ट हो सकता है? मतलब वापस से वो इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है, दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है एक टेन्योर पूरा करने के बाद? यस, बिल्कुल बन सकता है। कितनी बार ऐसा बन सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिट नहीं दिया गया है। सो ही कैन बिकम अ प्रेसिडेंट, जब जितनी बार वो इलेक्ट हो जाए उतनी बार बन जाए, फॉर एन नंबर ऑफ टाइम, राइट? वन, ट्वाइस, थ्राइस, एनी नंबर ऑफ टाइम, यस। और क्या कोई प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जो 2 बार, जिन्होंने रिपीट किया हो? यस, द वन एंड ओनली एग्जाम्पल, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार कॉन्सिक्यूटिवली 2 बार वो प्रेसिडेंट रहे, राइट? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, which article of the Indian Constitution prescribe eligibility conditions for re-election to the post of President of India? Which article of the Indian Constitution prescribe eligibility condition? अच्छा, आर्टिकल पूछ रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन बताता है फॉर री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? मतलब कौन सा आर्टिकल बताता है कि प्रेसिडेंट एक से ज्यादा बार इलेक्ट हो सकता है, यानी एक टेन्योर पूरा करने के बाद वो री इलेक्ट भी हो सकता है, राइट? 52 नो, 54, 55, 57, इट्स 57। 54 और 55 ये तो ये बताते हैं कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट? 52 ये सिंपल सी बात बोलता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, राइट? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 57। ये बताता है कि प्रेसिडेंट का री इलेक्शन हो सकता है, 57, राइट? देखो, नॉर्मली बहुत आर्टिकल्स नहीं पूछे जा सकते हैं, बट सम आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। एज सच पॉलिटी में बहुत आर्टिकल नहीं पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर किसी एग्जाम में, अब मान लो एपीपीएससी का एग्जाम, अगर 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें, तो 15 में से हो सकता है 1 या 2 आर्टिकल्स पूछ लिए जाएं, तो सारे तो नहीं, बट सम आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? और ऐसा भी नहीं कि उसे आप बहुत आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, वो आप 2-4 बार देखेंगे। जैसे प्रेसिडेंट का चैप्टर है, इसे आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल्स अपने आप आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा, राइट? आप गेस भी कर सकते हैं, जैसे अब मुझे उस समय नहीं याद आ रहा था कि इट इज 57, बट मैंने गेस कर लिया, मुझे 52 याद है, 53, 54, 55 पता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं है तो 57 होगा, राइट? If there is any dispute regarding the presidential election, it can be referred to. अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो तो उसे कौन डिसाइड कर सकता है? वन एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट? अंडर आर्टिकल 71 वो डिस्प्यूट केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सो इट इज ओरिजिनल jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction, राइट? वो किसी भी और कोर्ट में डिसाइड नहीं हो सकता, वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही डिसाइड होगा, ओके? सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the president hold office for the term of 5 years from the date on। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट चुना जाता है, वो 5 साल कब से काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच ही शी इज इलेक्टेड, जिस दिन इलेक्ट होगा, विच इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, नो, पार्लियामेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये भी सही नहीं है। विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, होल्ड हिज ऑफिस, यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जिस डेट से वो अपने ऑफिस में एंटर करेगा उस डेट से नेक्स्ट 5 ईयर, राइट? Which is decided by election commission, no, right? So it is very objective, what? Which he enters upon the office or hold his office, उस डेट से 5 साल काउंट किया जाएगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, टू whom does the president of India addresses his resignation? वेरी सिंपल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? लॉजिकली किसको दे सकता है इसमें? स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया?
अगर कॉमन सेंसिकल व्यू, अगर आपको नहीं भी पता इसका आंसर और कॉमन सेंस इसका आंसर निकालना हो, तो आप क्या इसमें टिक करेंगे? भाई अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट वहां पे वैक्यूम नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट रहेगा ही, राइट? तो अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट ही तो संभालेंगे। तो सबसे पहले तो उनको बताना पड़ेगा कि आई एम रिजाइनिंग, राइट? अब आप अपना बैग पैक कर लीजिए, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, राइट? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट? प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राइट? क्योंकि अगर वो रिजाइन कर रहा है बीच में, तो फिर इनको ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होती है, क्योंकि इलेक्शन में तो टाइम लगेगा ना। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अंडर विच आर्टिकल। अच्छा, अगेन आर्टिकल का क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच? ओके, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, सिंपल सी बात, आर्टिकल 61, राइट? किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बात की गई है? इन आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट? रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही, ये वर्ड इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को रिमूव करने को कभी रिमूवल नहीं बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं? इम्पीच, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये वर्ड इम्पीचमेंट, इट इज यूज ओनली, ओनली एंड ओनली फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, और किसी के भी रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता है, राइट? केवल प्रेसिडेंट को ही इम्पीच किया जा सकता है, ओके? और ये प्रोसेस उसके इम्पीचमेंट का किस आर्टिकल में है? अंडर आर्टिकल 61, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस: the president of India can be removed from the office even before the expiry of the term. Yes, remove किया जा सकता है even before the expiry of his term by the political party in power, not at all. By the prime minister, no. इतनी पावर कहां है प्राइम मिनिस्टर के पास? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पहले प्रेसिडेंट आता है हायरार्की में, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर आता है। तो ये अपने बॉस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, राइट? सो इट्स नॉट ऑन द विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। थ्रू इम्पीचमेंट, यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया, प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना हो तो वो इम्पीचमेंट से ही किया जा सकता है, राइट? बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज by which house of the parliament impeachment may be imposed on the president? अच्छा, कौन सा हाउस इंपीचमेंट इंपोज कर सकता है प्रेसिडेंट के ऊपर? कोई भी हाउस कर सकता है, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नन ऑफ दिस, बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वो इंपीचमेंट का रिजोल्यूशन पास तो दोनों हाउस से होना चाहिए, लेकिन इनिशिएट कोई भी हाउस कर सकता है। लोकसभा भी इनिशिएट कर सकता है, राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकता है। अगर लोकसभा ने इनिशिएट किया तो फिर वहां से पास होने के बाद स्पेशल मेजॉरिटी से वो राज्यसभा से पास होना चाहिए। राज्यसभा ने इनिशिएट किया तो वहां से पास होने के बाद लोकसभा से, दोनों हाउस से पास होना चाहिए, बट इनिशिएट कोई भी हाउस कर सकता है, राइट? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट? Which one of the following has the power to initiate the motion of impeachment of the President of India? Both the houses of parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, Speaker of the Lok Sabha, both the houses of parliament. ये मुझे लग रहा है गलती से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, राइट? अभी हमने डिस्कस किया इसको, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
at least how many days of prior notice? Okay, prior notice is required for the impeachment of the president of India, right? अगर प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए आप हाउस में कोई रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं तो कम से कम 14 दिन पहले, हियर आंसर बी इज द राइट आंसर, कम से कम 14 डेज के पहले आपको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट? 14 डेज की प्रायर नोटिस देने के बाद ही आप हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आप हाउस में ऐसा रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? सो हियर बी इज द राइट आंसर, 14 डेज। ओके, 14 डेज की प्रायर नोटिस प्रेसिडेंट को मिलनी चाहिए बिफोर the initiation of resolution of his impeachment. Okay, now next question is, which one of the following is the part of the electoral college of the president but not the process of impeachment? Okay, very interesting question. ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है लेकिन उसके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है? मतलब उनको चुनने में तो पार्टिसिपेट करता है लेकिन उनको हटाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिमूवल में नहीं करता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में तो होता है लेकिन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वेरी इजी आंसर, लोकसभा ये दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा दोनों में करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये किसी में भी नहीं करते हैं, या ना इलेक्शन में रहते हैं ना इम्पीचमेंट में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द राइट आंसर। जो हमारे एमएलएज हैं, राइट, वो इलेक्टोरल कॉलेज में तो होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसको रिमूव करना हो, इम्पीच करना हो, तो वहां पे केवल वो रिजोल्यूशन दोनों, मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई भी रोल नहीं होता है, राइट? इनका कोई रोल नहीं होता है, वो केवल लोकसभा और राज्यसभा का मामला है। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, राइट? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। क्वासी मतलब, क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब हुआ? क्वासी मींस लिटिल, तो कंप्लीटली जुडिशियल नहीं है, बट इट इज क्वासी जुडिशियल। इनफैक्ट जब प्रेसिडेंट के अगेंस्ट उसको इम्पीच करने का जब रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में जब वो प्रोसीजर चल रहा होता है, तो पार्लियामेंट एक जुडिशरी की तरह ही काम करती है। दे आर इंक्वायरिंग द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, राइट? तो वो चार्जेस को इंक्वायर कर रही है, उसकी इंक्वायरी कर रही है, वो एक तरीके से, बट पार्लियामेंट इज नॉट ए जुडिशरी, हेंस क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, राइट? तो ये है। ओके, अगर ये कोर्ट में चल रहा होता तो हम इसे जुडिशियल प्रोसीजर कह देते, बट ये कोर्ट में नहीं चल रहा है, बट पार्लियामेंट एक तरीके से कोर्ट का ही काम कर रही है, हेंस क्वासी जुडिशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, the vacant post of the president is to be filled within, okay, प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है तो कितने समय में उसे फिल कर देनी चाहिए? देखो, अगर ये वैकेंसी नॉर्मल है, नॉर्मल मींस जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है वो अपना ड्यूरेशन पूरा करके, अपना टेन्योर पूरा करके जा रहे हैं, तब तो उनकी वैकेंसी, मतलब टेन्योर पूरा करने से पहले ही उनके ऑफिस का जो लास्ट डे होगा उससे पहले नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर वैकेंसी किसी और वजह से है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए, राइट, या वो रिजाइन कर दें, या उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, या इम्पीच कर दिया जाए, राइट, तो अगर ये सारी कंडीशन आती है तो ये तब एप्लीकेबल होता है कि, क्योंकि पोस्ट तो तभी वैकेंट होगी ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा जो मैंने डिस्कस किया, कि अगर उनकी डेथ हो जाती है, उनको इम्पीच कर दिया जाता है, या
सुप्रीम कोर्ट उनके इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है और इलेक्शन जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। अगर इस तरह का कुछ होता है तो क्या होगा, पहले तो वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, मतलब उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, और जो इलेक्शन है नेक्स्ट प्रेसिडेंट का वो कितने समय में हो जाना चाहिए, परमानेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन विद इन 6 मंथ। ये इनफैक्ट सी होगा, बी यहां पे होना चाहिए, राइट, टाइपिंग एरर। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 मंथ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये हमारा प्रेसिडेंट के एमसीक्यूज का पहला पार्ट था, और नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे उसमें हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर और फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हम उसकी बात करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इसका जो है वो मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अपने आप को एनालाइज करिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, राइट, और अगर आपके क्वेश्चंस अप टू द मार्क नहीं हो रहे हैं तो फिर आप इस टॉपिक को रिवाइज करिए, राइट। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।